प्रिय साथियों, आपका इस विशेष प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। यह कोई सामान्य सत्र नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा अवसर जहां हम अपने स्टार्टअप को फिर से जीवंत करेंगे और अपनी टीम को निष्क्रियता से निकालकर क्रियाशीलता की ओर ले जाएंगे। मैं जानता हूं कि जब संसाधन सीमित हो और टीम थकी हुई हो तो ऊर्जा, दिशा और उत्साह खोने लगता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे संगठन को रोशन कर सकती है। इस प्रशिक्षण में हम मिलकर समझेंगे कि निष्क्रियता क्यों आती है, खोजेंगे प्रेरणा के स्रोत, सीखेंगे संवाद, सहयोग और आत्म प्रेरणा की तकनीकें, बनाएंगे ऐसी कार्य योजनाएं जो छोटे उद्योगों में भी बड़ा असर करें, और सबसे जरूरी, फिर से जुड़ेंगे अपने उद्देश्य से। आपसे मेरी विनम्र अपेक्षा है कि इस सत्र में आप खुलकर भाग लें, सवाल पूछें, अनुभव साझा करें और खुद को फिर से खोजें। ये प्रशिक्षण तभी सफल होगा जब आप केवल सुने नहीं, बल्कि महसूस करें, अपनाएं और आगे बढ़ें। अंत में आपको मिलेगा एक नई दृष्टि, एक क्रियाशील टीम और एक स्टार्टअप जो फिर से सांस ले रहा है, जोश से, विश्वास से और उद्देश्य से। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। आपका स्वागत है पुनरारंभ की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्य सत्र में प्रवेश करने से पहले चलिए उन दो ट्रेनर्स से परिचित होते हैं जिन्होंने इसे तैयार किया है। सबसे पहले मिलते हैं राजीव वशिष्ठ से। बी ऑनर्स और एमबीए के साथ राजीव फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आते हैं। मार्च 2025 में उन्होंने फ्रीडम फॉर इटर्निटी की स्थापना की, एक मिशन जो व्यक्तियों और समूहों के लिए मन कल्याण प्रशिक्षण को समर्पित है। हिप्नोसिस, एनएलपी, एक्ट, सीबीटी, आईपीएसआरटी, डीबीटी और अन्य विधाओं में दक्ष वे ऐसे कार्यक्रम तैयार करते हैं जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तनाव एवं चिंता प्रबंधन, संचार, सक्रिय श्रवण, संबंध निर्माण और सोशल मीडिया डिडक्शन पर केंद्रित होते हैं। साथ ही प्रकाशित कवि और लेखक के रूप में वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्यिक संस्कृतियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उनका उद्यमशील दृष्टिकोण और रचनात्मक दृष्टि उन्हें एक बहुआयामी प्रशिक्षक बनाती है, जो समग्र विकास और लचीलापन को प्रेरित करता है। और अब दोस्तों, मिलते हैं हमारे दूसरे ट्रेनर जगवंत से। पत्रकारिता और मीडिया में उनका समृद्ध अनुभव उन्हें आत्म विकास और मानसिक कल्याण में मार्गदर्शन करने की विशेष क्षमता प्रदान करता है। उनका पेशेवर सफर कई कंपनियों के साथ एक संपर्क अधिकारी और बिक्री एवं विपणन विशेषज्ञ के रूप में रहा है, जहां उन्होंने संचार और संबंध निर्माण कौशल को निखारा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ जगवंत ने मन कल्याण संबंधी विविध प्रशिक्षण पूरे किए हैं। आज वे इस ज्ञान का उपयोग व्यक्तियों और संगठनों को लचीलापन, भावनात्मक संतुलन और स्वस्थ कार्य वातावरण विकसित करने में सहयोग देने के लिए करते हैं। मीडिया विशेषज्ञता और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का उनका अनूठा संयोजन उन्हें व्यक्तिगत विकास में एक बहुमुखी प्रशिक्षक और मार्गदर्शक बनाता है। हेलो फ्रेंड्स, मुख्य प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चलिए जरा एजेंडा पर नजर डालते हैं, ताकि हमें साफ पता हो कि किस रास्ते पर चलना है। प्रारंभिक व्यावसायिक वक्तव्य। हम एक छोटी लेकिन महत्वाकांक्षी कंपनी की कहानी देख रहे हैं। 5 कर्मचारियों वाला यह उद्यम एयर प्यूरिफायर और सीसीटीवी कैमरे बेचता है। यानी हवा भी साफ और नज़ारे भी साफ, बस बिक्री थोड़ी धुंधली है। कंपनी प्रोफाइल ग्राहक सहायता मौजूद है, मतलब अगर कैमरा काम न करे तो कोई फोन उठाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रोफाइल बाजार में भी उतनी ही चमकदार है जितनी कागज पर। वर्तमान स्थिति, कंपनी संघर्ष कर रही है। बिक्री कम है, दृश्यता सीमित है, यानी उत्पाद हैं, लेकिन ग्राहक उन्हें देखने के लिए चश्मा ढूंढ रहे हैं। कार्यबल चुनौतियां, कर्मचारी देर से आते हैं, प्रेरणा की कमी है और कभी कभी नशे का सेवन भी। नियोक्ता भी उन्हें प्रेरित करने में असमर्थ है, यानी टीम और बॉस दोनों ही स्नूज मोड में हैं। सेवा विभाग ग्राहक सहायता है, लेकिन ये केवल प्रतिक्रियात्मक है। ग्राहक बोले मदद चाहिए और कंपनी बोली ओह हमें पता ही नहीं था। इसे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि ग्राहक टिके रहें और बिक्री भी बढ़े। नेतृत्व की खामियां, नियोक्ता कर्मचारियों को प्रेरित करने और जिम्मेदारी की संस्कृति बनाने में संघर्ष कर रहा है। यानी कप्तान है, लेकिन जहाज को दिशा देने वाला कंपास गायब है। जोखिम परिदृश्य, अगर यही हाल रहा तो कंपनी ठहराव, विश्वसनीयता की हानि और अंततः पतन के जोखिम में है। यानी अगर अभी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ये कहानी स्टार्टअप से शटडाउन तक पहुंच सकती है। समापन। तो दोस्तों, यही है हमारा एजेंडा। अब जब तस्वीर साफ हो गई है, चलिए मुख्य प्रशिक्षण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चुनौतियों को कैसे अवसर में बदला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पुनर्जीवन कार्यसूची।
मुख्य प्रशिक्षण में जाने से पहले ये जरूरी है कि हम एजेंडा को समझें। इससे हमें पता चलेगा कि किस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और किन मुद्दों पर ध्यान देंगे। समस्या वक्तव्य यह वो हिस्सा है जहां हम कंपनी की मुख्य समस्या को साफ शब्दों में बयान करते हैं। यानी असली दर्द कहाँ है और किस वजह से संगठन संघर्ष कर रहा है। समस्या विश्लेषण यहां हम समस्या को गहराई से समझते हैं, केवल सतह पर नहीं बल्कि जड़ तक जाकर देखते हैं कि किन कारणों से यह स्थिति बनी। यह विश्लेषण हमें समाधान की दिशा तय करने में मदद करता है। समस्या का संक्षिप्त विवरण। अब जब हमने समस्या को देखा और विश्लेषित किया तो उसे सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर कोई, चाहे कर्मचारी हो या नेतृत्व, एक ही पन्ने पर हो और समस्या को एक ही नज़र से देख सके। समाधान और लक्ष्य। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, समाधान। यहाँ हम बताते हैं कि समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और साथ ही यह भी तय करते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे, यानी हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और किस तरह की प्रगति देखना चाहते हैं। भविष्य की ओर। अंत में हम भविष्य की दिशा पर नजर डालते हैं। यह वो हिस्सा है जहां हम सोचते हैं कि अगर समाधान लागू हो जाए तो कंपनी कैसी दिखेगी, किस तरह का कार्य वातावरण बनेगा और किस तरह की सफलता हासिल होगी। तो दोस्तों, यही है हमारी पुनर्जीवन कार्यसूची। अब जब हमें ये रूपरेखा समझ में आ गई है तो हम आत्मविश्वास के साथ मुख्य प्रशिक्षण की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, समस्या वक्तव्य। ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक समस्या को सही तरीके से पहचाना और बयान नहीं किया जाता तब तक कोई भी समाधान संभव नहीं है। यही कारण है कि राजीव और जगवंत कंपनी के मालिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठते हैं। इस प्रक्रिया में मालिक या प्रबंधन टीम खुलकर सबसे ईमानदार तरीके से अपनी चुनौतियां साझा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर को इलाज शुरू करने से पहले ये जानना होता है कि वो किस बीमारी को देख रहा है। अगर निदान ही स्पष्ट ना हो तो उपचार कभी सफल नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में जोहारी विंडो भी बेहद अहम है, क्योंकि यह हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन सी बातें हमें पता है, कौन सी बातें दूसरों को पता है और कौन सी बातें अभी छिपी हुई है। इस मॉडल पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध है ताकि हर कोई इस प्रक्रिया को गहराई से समझ सके। तो दोस्तों, समस्या वक्तव्य केवल एक शुरुआती कदम नहीं है बल्कि पूरी यात्रा की दिशा तय करने वाला कंपास है। जब ये स्पष्ट हो जाता है तभी हम आगे बढ़कर विश्लेषण, समाधान और भविष्य की ओर ठोस कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, अब हम विस्तार से देखते हैं कि जगवंत और राजीव ने किस तरह गहराई से विश्लेषण किया और कंपनी की चुनौतियों को पहचाना। सबसे पहले उन्होंने बैठकर कंपनी के मालिक और वरिष्ठ प्रबंधन से खुली बातचीत की। ये बातचीत बिल्कुल ईमानदार और पारदर्शी थी ताकि असली समस्याएं सतह पर आ सके। जैसे डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की जड़ पहचानता है, वैसे ही उन्होंने कंपनी की स्थिति का निदान किया। समस्या वक्तव्य उनका पहला कदम था, समस्या को स्पष्ट रूप से बयान करना। उन्होंने पाया कि कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री तथा विकास में लगातार संघर्ष कर रही है। यानी बाजार में मौजूदगी है लेकिन प्रभाव और पहुंच सीमित है। कंपनी की स्थिति विश्लेषण से साफ हुआ कि उत्पाद अच्छे हैं, सेवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन बिक्री कम है और विकास ठहर गया है। ये स्थिति कंपनी को धीरे धीरे असुरक्षित बना रही थी। कार्यबल अनुशासन। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों की आदतों और व्यवहार पर ध्यान दिया। देर से आना, प्रेरणा की कमी और कभी कभी नशे का सेवन, ये सब मिलकर कार्यबल की ऊर्जा को कमजोर कर रहे थे। राजीव और जगवंत ने इसे संगठन की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती के रूप में चिन्हित किया। नेतृत्व की कमी। उन्होंने ये भी देखा कि नियोक्ता के पास कर्मचारियों को प्रेरित करने या जवाबदेही लागू करने के लिए पर्याप्त प्रभाव या अधिकार नहीं है। यानी कप्तान मौजूद है लेकिन जहाज को दिशा देने वाला कंपास गायब है। सेवा विभाग। ग्राहक सहायता सेवाएं तो चल रही थी लेकिन वे केवल प्रतिक्रियात्मक थी। यानी ग्राहक ने समस्या बताई तो हल किया गया, पर इसे रणनीतिक रूप से ग्राहक बनाए रखने या अतिरिक्त बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। यह एक बड़ा अवसर था जिसे कंपनी ने अभी तक भुनाया नहीं था। सहभागिता और जवाबदेही। अंत में उन्होंने पाया कि कर्मचारियों में सक्रिय सहभागिता और जवाबदेही का अभाव है। टीम के सदस्य केवल काम पूरा करने तक सीमित थे, लेकिन संगठन के लक्ष्यों से जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना नहीं थी। इस पूरे विश्लेषण से राजीव और जगवंत ने कंपनी की असली तस्वीर सामने रखी। उन्होंने दिखाया कि समस्या केवल बिक्री की नहीं है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, सेवा और जवाबदेही की भी है। और जब तक इन सभी पहलुओं को एक साथ संबोधित नहीं किया जाएगा, तब तक कंपनी का पुनर्जीवन संभव नहीं है।
तो दोस्तों, यही है वो गहन प्रक्रिया जिसके जरिए राजीव और जगवंत ने समस्या वक्तव्य को पहचाना और कंपनी की चुनौतियों को स्पष्ट किया। यह विश्लेषण ही आगे के समाधान और रणनीतियों की नींव बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं समस्या विश्लेषण की। ये कदम इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना कोई भी समाधान टिकाऊ नहीं हो सकता। समस्या विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि असली दिक्कत कहाँ है, किस वजह से संगठन संघर्ष कर रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। यही कारण है कि राजीव और जगवंत इस प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लेते हैं। वे केवल सतही लक्षण नहीं देखते, बल्कि गहराई में जाकर कई तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, दुकानों और छोटे उद्यमों में वे शेल्फ लाइफ एनालिसिस करते हैं, यानी ये देखना कि उत्पाद कितने समय तक बिकने योग्य रहते हैं और क्या स्टॉक मैनेजमेंट सही है। इसके साथ ही वे छोटे संगठनों के लिए क्रा की रिजल्ट एरियाज और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय करते हैं। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी और हर विभाग के लिए स्पष्ट लक्ष्य और मापदंड बनाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन सा काम सही दिशा में जा रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। समस्या विश्लेषण को आप डॉक्टर की जांच की तरह समझिए। जब तक बीमारी की जड़ नहीं पहचानी जाएगी, तब तक इलाज संभव नहीं है। और यही वजह है कि राजीव और जगवंत इस चरण को सबसे अहम मानते हैं। यह विश्लेषण ही आगे की रणनीति और समाधान की नींव रखता है। तो दोस्तों, समस्या विश्लेषण केवल एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि वो आईना है जिसमें संगठन अपनी असली तस्वीर देखता है। दोस्तों, जब राजीव और जगवंत ने कंपनी का विश्लेषण शुरू किया तो सबसे पहला मुद्दा सामने आया, संचालन अक्षमता। यह वो समस्या है जो अक्सर सबसे बड़ी होती है, लेकिन सबसे आसानी से नजरअंदाज भी कर दी जाती है। क्यों संचालन अक्षमता सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि अगर संचालन ही सही ढंग से ना हो, तो बाकी सब प्रयास बेकार हो जाते हैं। उत्पाद अच्छे हों, सेवाएं मौजूद हों, लेकिन अगर समय की पाबंदी न हो, पेशेवराना रवैया न हो, तो ग्राहक तक सही अनुभव पहुंच ही नहीं पाता। और यही अक्षमता धीरे धीरे कंपनी की नींव को कमजोर करती है। क्यों इसे नजरअंदाज करना आसान है? संचालन अक्षमता को स्वीकार करना कठिन होता है। मालिक या प्रबंधन अक्सर मानते हैं कि समस्या बाहर है, बाजार में, ग्राहकों में, प्रतिस्पर्धा में। लेकिन असलियत यह है कि कई बार समस्या भीतर होती है। समय की पाबंदी की कमी, प्रदर्शन मापदंडों का अभाव और कर्मचारियों के लिए संरचित भूमिकाओं व प्रोत्साहनों की अनुपस्थिति। इन सबको स्वीकार करना ऐसा है जैसे आईने में अपनी ही कमजोरी देखना। और यही कारण है कि मालिक अक्सर इसे मानने से बचते हैं। यहीं पर राजीव और जगवंत मदद करते हैं। वे मालिक और वरिष्ठ प्रबंधन को एक सुरक्षित माहौल देते हैं, जहां वे खुलकर अपनी चुनौतियां साझा कर सकें। उनकी शैली वैज्ञानिक और व्यवहारिक होती है। वे केवल भावनात्मक बातचीत नहीं करते, बल्कि ठोस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे समय की पाबंदी पर डेटा इकट्ठा करते हैं, कितने कर्मचारी देर से आते हैं, इसका असर उत्पादकता पर कितना पड़ता है। वे प्रदर्शन मापदंड और जवाबदेही को स्पष्ट करते हैं, कौन सा काम किसके जिम्मे है और उसका परिणाम कैसे मापा जाएगा। वे संरचित भूमिकाओं और प्रोत्साहनों की कमी को उजागर करते हैं। कर्मचारियों को पता ही नहीं कि उनकी भूमिका क्या है और उन्हें किस उपलब्धि पर पुरस्कृत किया जाएगा। राजीव और जगवंत मालिक को ये समझाते हैं कि संचालन अक्षमता को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जैसे डॉक्टर को बीमारी की पहचान करनी होती है, वैसे ही संगठन को अपनी आंतरिक अक्षमता को पहचानना होता है। जब मालिक खुलकर स्वीकार करता है कि संचालन में खामियां हैं, तभी सुधार की यात्रा शुरू होती है। उनकी वैज्ञानिक और व्यवहारिक विधियां, वे वर्कफ्लो मैपिंग करते हैं, यानी काम कैसे चलता है, कहां अटकता है। वे क्रा और केपीआई लागू करने की सलाह देते हैं, ताकि हर कर्मचारी का काम और उसका परिणाम साफ दिखे। वे प्रोत्साहन संरचना बनाते हैं, ताकि कर्मचारियों को पता हो कि मेहनत का इनाम मिलेगा। निष्कर्ष तो दोस्तों, संचालन अक्षमता वो समस्या है जो सबसे बड़ी भी है और सबसे छिपी हुई भी। इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जब राजीव और जगवंत जैसे प्रशिक्षक मालिक को वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीकों से खुलने में मदद करते हैं, तो संगठन की असली ताकत सामने आती है। और यही पहला कदम है कंपनी के पुनर्जीवन की ओर। यानी, अगर संचालन की नींव मजबूत हो जाए, तो बाकी सब समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। जब राजीव और जगवंत ने कंपनी का गहन विश्लेषण किया तो दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आया, जिसे उन्होंने संस्कृति और व्यवहार संबंधी चुनौतियां कहा। यह वो क्षेत्र है जिसे अक्सर संगठन नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसे स्वीकार करना कठिन होता है। किसी भी कंपनी की संस्कृति और कर्मचारियों का व्यवहार उसकी असली ताकत या कमजोरी तय करता है। अगर संस्कृति सकारात्मक हो, तो छोटे से छोटा संगठन भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है।
लेकिन अगर संस्कृति में उदासीनता, अनुशासनहीनता या अस्वस्थ आदतें शामिल हो तो ये धीरे धीरे संगठन की जड़ों को खोखला कर देती हैं। उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी नशे की हालत में काम पर आता है, जिससे न केवल उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है बल्कि पूरी टीम का माहौल भी बिगड़ता है। अन्य कर्मचारी उदासीन रहते हैं, यानी काम तो करते हैं लेकिन उसमें कोई उत्साह या जुड़ाव नहीं दिखता। विवाहित कर्मचारी अपने जीवन से संतुष्ट हैं, लेकिन विकास उन्मुख नहीं है, यानी वे स्थिरता चाहते हैं पर संगठन को आगे बढ़ाने की ऊर्जा उनमें नहीं है। वहीं अविवाहित कर्मचारी अस्वस्थ आदतों में लिप्त रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और ध्यान दोनों प्रभावित होते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां काम केवल औपचारिकता बन जाता है और संगठन की प्रगति रुक जाती है। संस्कृति और व्यवहार संबंधी चुनौतियां इसलिए भी बड़ी वजह होती हैं क्योंकि इन्हें स्वीकार करना सबसे कठिन है। मालिक या प्रबंधन अक्सर मानते हैं कि समस्या बाहर है, बाजार में, ग्राहकों में या प्रतिस्पर्धा में। लेकिन असलियत यह है कि संगठन की सबसे बड़ी चुनौतियां भीतर से आती हैं। कर्मचारियों की आदतें, उनका रवैया और उनकी प्रेरणा ही कंपनी की दिशा तय करती है। और यही कारण है कि मालिक या प्रबंधन इसे मानने से बचते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी नेतृत्व शैली और संगठनात्मक वातावरण पर सवाल उठाता है। राजीव और जगवंत ने इस स्थिति को बहुत धैर्य और संवेदनशीलता से संभाला। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी को दोषी नहीं ठहराया। उनकी शैली ऐसी थी कि कर्मचारी और मालिक दोनों ही सहज महसूस करें। वे केवल निरीक्षण करते रहे, बिना किसी निर्णयात्मक रवैये के। उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत खतरा नहीं थी, बल्कि संगठन के प्रदर्शन को सुधारने का साधन थी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि कंपनी को बेहतर बनाना है। उनकी ये दृष्टि वैज्ञानिक और व्यावहारिक थी। वे जानते थे कि संस्कृति बदलना आसान नहीं है, लेकिन इसे पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। उन्होंने कर्मचारियों को ये समझाया कि उनकी आदतें और व्यवहार सीधे कंपनी की सफलता से जुड़े हैं, और मालिक को ये दिखाया कि इन चुनौतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब संगठन अपनी संस्कृति की खामियों को पहचान लेता है, तभी वो उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकता है। इस तरह राजीव और जगवंत ने संस्कृति और व्यवहार संबंधी चुनौतियों को सामने लाकर कंपनी को आईना दिखाया। उन्होंने ये साबित किया कि यह मुद्दा न केवल बड़ा है, बल्कि सबसे छिपा हुआ भी है। और जब इसे धैर्य, करुणा और व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभाला जाता है, तो ये संगठन के पुनर्जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। उनकी ये दृष्टि वैज्ञानिक और व्यावहारिक थी। वे जानते थे कि संस्कृति बदलना आसान नहीं है, लेकिन इसे पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। उन्होंने कर्मचारियों को ये समझाया कि उनकी आदतें और व्यवहार सीधे कंपनी की सफलता से जुड़े हैं, और मालिक को ये दिखाया कि इन चुनौतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब संगठन अपनी संस्कृति की खामियों को पहचान लेता है, तभी वो उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकता है। इस तरह राजीव और जगवंत ने संस्कृति और व्यवहार संबंधी चुनौतियों को सामने लाकर कंपनी को आईना दिखाया। उन्होंने ये साबित किया कि यह मुद्दा न केवल बड़ा है, बल्कि सबसे छिपा हुआ भी है। और जब इसे धैर्य, करुणा और व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभाला जाता है, तो ये संगठन के पुनर्जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। जब राजीव और जगवंत ने कंपनी का गहन विश्लेषण किया तो तीसरा बड़ा मुद्दा सामने आया, नेतृत्व और प्रबंधन की खामियां। यह वो क्षेत्र है जो किसी भी संगठन की दिशा और गति तय करता है। अगर नेतृत्व प्रेरक और प्रभावी हो तो छोटी सी टीम भी असाधारण परिणाम दे सकती है। लेकिन अगर नेतृत्व कमजोर हो तो सबसे अच्छे उत्पाद और सेवाएं भी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने पाया कि नियोक्ता कर्मचारियों को प्रेरित करने या प्रभावी नेतृत्व करने में असमर्थ है। टीम को दिशा देने, उन्हें उत्साहित करने और उनके काम को संगठन के लक्ष्यों से जोड़ने की क्षमता सीमित है। इसके साथ ही प्रतिक्रिया तंत्र, टीम बैठकें और लक्ष्य निर्धारण जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं अनुपस्थित हैं। यानी कर्मचारियों को ये पता ही नहीं कि उनका काम किस दिशा में जा रहा है, और प्रबंधन को ये समझ नहीं कि टीम किस तरह प्रदर्शन कर रही है। नेतृत्व और प्रबंधन की खामियां इसलिए भी बड़ी वजह होती हैं क्योंकि इन्हें स्वीकार करना बेहद कठिन है। मालिक या प्रबंधन को यह मानना असुविधाजनक लगता है कि वे स्वयं प्रेरणा देने या दिशा तय करने में कमजोर हैं। ये स्वीकार करना उनके लिए आत्मसम्मान पर चोट जैसा होता है, और यही कारण है कि वे अक्सर इस मुद्दे को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असलियत यह है कि नेतृत्व की कमी संगठन को धीरे धीरे ठहराव की ओर ले जाती है। राजीव और जगवंत ने इस स्थिति को बहुत धैर्य और करुणा से संभाला। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, न ही किसी को दोषी ठहराया। उनकी शैली ऐसी थी कि मालिक और प्रबंधन दोनों ही सहज महसूस करें।
वे जानते थे कि नेतृत्व पर सवाल उठाना संवेदनशील होता है, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों और सीधा विश्लेषणात्मक मॉडलों का उपयोग किया। इन मॉडलों ने यह दिखाया कि टीम में प्रेरणा की कमी कहाँ है, संचार कहाँ टूट रहा है और लक्ष्य निर्धारण की अनुपस्थिति किस तरह प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उनकी टिप्पणियां व्यक्तिगत खतरा नहीं थीं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि कंपनी के प्रदर्शन को सुधारना है। उन्होंने मालिक को यह समझाया कि नेतृत्व की खामियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब प्रबंधन यह मान लेता है कि सुधार की जरूरत है, तभी बदलाव की यात्रा शुरू होती है। राजीव और जगवंत ने यह भी दिखाया कि नेतृत्व और प्रबंधन की खामियां बदलाव को कठिन बना देती हैं। जब नेता स्वयं असुविधा महसूस करता है, तो वो टीम को नई दिशा देने से बचता है। लेकिन उनकी वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधियों ने इस असुविधा को कम किया। उन्होंने मालिक और प्रबंधन को यह भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं है, बल्कि संगठन की बेहतरी का मार्ग है। इस तरह उन्होंने नेतृत्व और प्रबंधन की खामियों को सामने लाकर कंपनी को आईना दिखाया। उन्होंने साबित किया कि यह मुद्दा न केवल बड़ा है, बल्कि सबसे संवेदनशील भी है। और जब इसे धैर्य, करुणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभाला जाता है, तो ये संगठन के पुनर्जीवन की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। जब राजीव और जगवंत ने कंपनी का गहन विश्लेषण किया तो चौथा और अंतिम मुद्दा सामने आया, उत्पाद और बाजार के बीच असंबंध। ये समस्या देखने में सबसे स्पष्ट लगती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उत्पाद बिक नहीं रहे हैं। लेकिन यही समस्या अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी कर दी जाती है। मालिक और प्रबंधन मानते हैं कि उत्पाद अच्छे हैं, सेवाएं मौजूद हैं, तो बिक्री अपने आप होनी चाहिए। वे कभी यह सोचते ही नहीं कि असली समस्या बाजार से जुड़ाव की कमी है। उन्होंने पाया कि उत्पाद नहीं बिक रहे हैं, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं: कमजोर विपणन, अस्पष्ट मूल्य प्रस्ताव या ग्राहक विश्वास की कमी। यानी ग्राहक को ये समझ ही नहीं आता कि इस उत्पाद को क्यों खरीदा जाए, ये किस तरह उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। इसके साथ ही सेवा विभाग केवल प्रतिक्रियात्मक है। ग्राहक ने शिकायत की तो हल किया गया, लेकिन इसे रणनीतिक रूप से ग्राहक बनाए रखने या अतिरिक्त बिक्री के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यह असंबंध इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह सबसे स्पष्ट होते हुए भी सबसे आसानी से नजरअंदाज हो जाता है। मालिक सोचते हैं कि समस्या कर्मचारियों में है, अनुशासन में है या नेतृत्व में है। लेकिन असलियत यह है कि अगर उत्पाद और बाजार का रिश्ता ही कमजोर है, तो बाकी सब प्रयास बेकार हो जाते हैं। और यही कारण है कि राजीव और जगवंत ने इस मुद्दे को सबसे गंभीरता से लिया। उन्होंने नवीनतम विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग किया, डेटा इकट्ठा किया, बाजार की प्रवृत्तियों को देखा और समान कंपनियों का अध्ययन किया। उन्होंने ये दिखाया कि जिन कंपनियों ने अपने मूल्य प्रस्ताव को स्पष्ट किया, विपणन को मजबूत किया और ग्राहक विश्वास बनाने पर ध्यान दिया, वे सफल हुई। वहीं जिन कंपनियों ने इन पहलुओं को नजरअंदाज किया, वे धीरे धीरे बाजार से बाहर हो गईं। राजीव और जगवंत ने ये डेटा मालिक और प्रबंधन के सामने रखा। शुरुआत में सभी इनकार की स्थिति में थे। कर्मचारियों और मालिक दोनों को लगा कि यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है और शायद समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब राजीव और जगवंत ने ठोस उदाहरण दिए, समान कंपनियों के केस स्टडी साझा किए और डेटा पॉइंट्स दिखाए, तो धीरे धीरे सभी को ये समझ आने लगा कि असली समस्या यही है। उन्होंने ये भी समझाया कि सेवा विभाग को केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक बनाना होगा। ग्राहक सहायता को इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि ग्राहक टिके रहें, दोबारा खरीदें और दूसरों को भी सिफारिश करें। यानी सेवा विभाग को बिक्री और विकास का साधन बनाना होगा, न कि केवल शिकायत निवारण का। अंततः राजीव और जगवंत ने मालिक और कर्मचारियों को इस मुद्दे पर सहमत कर लिया। उन्होंने दिखाया कि उत्पाद और बाजार के बीच असंबंध को दूर करना ही कंपनी के पुनर्जीवन की कुंजी है। और जब मालिक और टीम ने इसे स्वीकार किया, तभी बदलाव की असली यात्रा शुरू हुई। इस तरह चौथा और अंतिम मुद्दा सामने आया, जो सबसे स्पष्ट होते हुए भी सबसे छिपा हुआ था। और राजीव और जगवंत की वैज्ञानिक, व्यवहारिक और संवेदनशील दृष्टि ने इसे उजागर करके कंपनी को नई दिशा दी। दोस्तों, अब समय है कि हम पूरे विश्लेषण को सरल भाषा में संक्षेप में समझें। राजीव और जगवंत ने सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर ऐसा सार प्रस्तुत किया जो किसी भी साधारण दुकानदार या छोटे उद्यम के मालिक को आसानी से समझ आ सके। उन्होंने जटिल शब्दों और तकनीकी भाषा से बचते हुए रोजमर्रा की भाषा में बताया कि असली समस्याएं कहाँ हैं और उनका असर व्यवसाय पर कैसे पड़ रहा है। ये हमेशा अपेक्षित होता है कि समस्या का विवरण इतना आसान हो कि हर कोई उसे समझ सके। इसलिए राजीव और जगवंत ने पहले कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों को तैयार किया कि उन्हें क्या सुनने को मिलेगा।
उन्होंने कठिन सवालों के जवाब पहले ही दिए ताकि जब सार प्रस्तुत किया जाए तो किसी को असमंजस या असुविधा न हो। उनका तरीका ये था कि वे समस्याओं को आईने की तरह सामने रखते, लेकिन बिना किसी आरोप या आलोचना के। उन्होंने दिखाया कि संचालन अक्षमता, संस्कृति और व्यवहार की चुनौतियां, नेतृत्व की खामियां और उत्पाद बाजार का असंबंध, ये सब मिलकर कंपनी को रोक रहे हैं। और जब ये संक्षिप्त विवरण साझा किया गया तो हर किसी को साफ समझ आया कि आगे बढ़ने के लिए किन क्षेत्रों पर काम करना होगा। इस तरह राजीव और जगवंत ने कठिन विश्लेषण को सरल और स्पष्ट बना दिया ताकि मालिक और कर्मचारी दोनों ही इसे स्वीकार कर सके और सुधार की दिशा में कदम उठा सके। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटी कंपनी की जिसके उत्पाद तो आशाजनक है, लेकिन आंतरिक अव्यवस्था ने उसकी प्रगति को रोक दिया है। टीम में अनुशासन की कमी है, प्रेरणा का अभाव है और कोई स्पष्ट रणनीतिक दिशा नहीं दिखती। नियोक्ता नेतृत्व की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला पड़ जाता है क्योंकि टीम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती। ग्राहक सहायता सेवाएं मौजूद है, पर उनका उपयोग केवल प्रतिक्रियात्मक है। विकास और बिक्री बढ़ाने के लिए उनका पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस माहौल में कंपनी की संस्कृति भी कमजोर हो जाती है और संचालन की स्पष्टता न होने से हर कोई अपनी अपनी दिशा में काम करता है। यही कारण है कि अगर सांस्कृतिक सुधार और संचालन की स्पष्टता नहीं लाई गई, तो यह व्यवसाय ठहराव से आगे बढ़कर पतन की ओर जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि उत्पाद अच्छे होने के बावजूद संगठन की आंतरिक ताकत और टीम की एकजुटता ही असली सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, समाधान एवं लक्ष्य। ये कदम हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि जब किसी कंपनी को समाधान और लक्ष्य दिखाए जाते हैं तो मालिक और कर्मचारी दोनों ही असहज महसूस कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना पड़ता है और यह बदलाव डरावना भी लगता है क्योंकि इसमें जोखिम शामिल होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि विकास का मतलब ही है जोखिम उठाना। कभी कभी यह जोखिम कैलकुलेटेड रिस्क होता है, जहां हम सोच समझकर कदम उठाते हैं, और कभी कभी यह जोखिम हमें किनारे पर जीने जैसा अनुभव देता है, जहां हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। यही वो जगह है जहां असली प्रगति होती है। राजीव और जगवंत ने मालिक और कर्मचारियों को ये समझाया कि समाधान और लक्ष्य केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं। ये वो दिशा है जो कंपनी को ठहराव से बाहर निकालकर आगे बढ़ाती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि आरामदायक दायरे में रहकर कोई भी संगठन कभी नहीं बढ़ता। नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन, ये सिद्धांत उन्होंने हर किसी के दिल में उतारा। उन्होंने ये दिखाया कि समाधान का मतलब है नई आदतें अपनाना, नई रणनीतियां बनाना और पुराने तरीकों को छोड़ना। और लक्ष्य का मतलब है उस भविष्य की ओर बढ़ना जहां कंपनी न केवल जीवित रहे बल्कि फलती फूलती भी रहे। तो दोस्तों, समाधान और लक्ष्य कठिन जरूर हैं, लेकिन यही वो कदम है जो कंपनी को पुनर्जीवन की ओर ले जाता है। डर और असुविधा को पार करना ही असली ताकत है, और जब मालिक और कर्मचारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, तभी संगठन अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। दोस्तों, जब राजीव और जगवंत ने कंपनी की समस्याओं का गहन विश्लेषण किया, तो उन्होंने समाधान की यात्रा की शुरुआत अल्पकालिक समाधान से की। ये सबसे पहला और सबसे व्यवहारिक कदम था। उन्होंने समझा कि मालिक और कर्मचारी दोनों ही बड़े बदलावों से डरते हैं, क्योंकि अचानक बदलाव उन्हें असहज कर देता है। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए ताकि सभी लोग बेबी स्टेप्स लेकर धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल कर सकें। इस दौरान राजीव और जगवंत ने मालिक और कर्मचारियों के साथ बहुत नजदीकी से काम किया। वे केवल सलाहकार नहीं बने, बल्कि एक तरह से होल्डिंग भी किया, यानी हर कदम पर साथ खड़े रहे, मार्गदर्शन दिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अकेला महसूस न करे। सबसे पहले उन्होंने मूलभूत एचआर नीतियां लागू की। इसमें उपस्थिति ट्रैकिंग, आचार संहिता और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल थी। इससे कर्मचारियों को ये संदेश गया कि संगठन अब अनुशासन और पेशेवराना रवैये को गंभीरता से ले रहा है। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों की प्रेरणाओं और बाधाओं को समझने के लिए व्यक्तिगत बैठकें की। हर कर्मचारी से अलग अलग बात की गई ताकि यह पता चल सके कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और किन कारणों से उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया ने कर्मचारियों को यह महसूस कराया कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनकी समस्याएं महत्व रखती हैं। फिर उन्होंने प्रोत्साहन शुरू किए। प्रदर्शन, बोनस, मान्यता और विकास के अवसर दिए गए। इससे कर्मचारियों में उत्साह आया और उन्हें लगा कि मेहनत का इनाम मिलेगा। धीरे धीरे टीम का मनोबल बढ़ने लगा और काम में ऊर्जा दिखाई देने लगी। इसके साथ ही भूमिकाओं का पुनर्गठन किया गया। हर कर्मचारी की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की गईं और उनके लिए केपीआई निर्धारित किए गए।
इससे भ्रम दूर हुआ और हर किसी को पता चला कि उनसे क्या अपेक्षा है और उनके काम का मूल्यांकन कैसे होगा। अंत में उन्होंने ग्राहक सहायता को केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक बनाया। ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्र की गई, सेवाओं की अतिरिक्त बिक्री की कोशिश की गई और विश्वास बनाने पर ध्यान दिया गया। इससे न केवल ग्राहक संतुष्ट हुए बल्कि कंपनी को नए अवसर भी मिले। इन अल्पकालिक समाधानों ने मालिक और कर्मचारियों दोनों को आराम दिया। छोटे छोटे बदलावों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि बड़े बदलाव भी संभव है। और जब आत्मविश्वास बढ़ा तो संगठन ने धीरे धीरे ठहराव से बाहर निकलकर विकास की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। इस तरह राजीव और जगवंत ने दिखाया कि समाधान की यात्रा हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है, और जब ये कदम सही दिशा में उठाए जाते हैं तो वे संगठन को पुनर्जीवन की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, जब राजीव और जगवंत ने अल्पकालिक समाधानों से कंपनी को आत्मविश्वास दिलाया, तब अगला और सबसे कठिन कदम आया, लंबी अवधि के लक्ष्य। यह वो चरण था जहां मालिक और कर्मचारी दोनों को अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलना पड़ा। शुरुआत में यह असुविधाजनक था, क्योंकि लंबी अवधि के लक्ष्य हमेशा बड़े बदलाव की मांग करते हैं और बड़े बदलाव हमेशा थोड़े डरावनी और जोखिम भरे होते हैं। लेकिन संगठन की असली वृद्धि इन्हीं लक्ष्यों पर निर्भर करती है। राजीव और जगवंत ने तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर मालिक और कर्मचारियों को समझाया कि अगर केवल छोटे कदमों पर ही टिके रहेंगे तो कंपनी ठहराव से बाहर नहीं निकल पाएगी। उन्होंने समान कंपनियों के उदाहरण दिए, डेटा पॉइंट साझा किए और ये दिखाया कि लंबी अवधि की सोच ही संगठन को स्थायी सफलता दिलाती है। धीरे धीरे मालिक और कर्मचारी इस विचार को स्वीकार करने लगे। इस दौरान भी राजीव और जगवंत ने होल्डिंग किया, यानी हर कदम पर साथ खड़े रहे। उन्होंने मालिक और कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। कुछ विशेष प्रशिक्षण भी कराए गए ताकि टीम नई आदतें और नई सोच अपना सके। मालिक ने यहाँ सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उसने खुद को और कर्मचारियों को लगातार प्रेरित किया, क्योंकि यह यात्रा पूरी तरह आरामदायक दायरे से बाहर थी। लंबी अवधि के लक्ष्यों में कई सुधार शामिल थे। सबसे पहले एक प्रेरित और जवाबदेह टीम का निर्माण किया गया। कर्मचारियों को यह समझाया गया कि उनकी भूमिका केवल काम पूरा करना नहीं है, बल्कि संगठन की सफलता में सक्रिय योगदान देना है। जवाबदेही तय की गई और प्रेरणा के साधन बनाए गए। इसके बाद उत्पाद बिक्री और सेवा विस्तार के लिए एक विकास रोडमैप तैयार किया गया। ये रोडमैप केवल वर्तमान बिक्री पर नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित था। इसमें नए बाजारों तक पहुंचना, सेवाओं को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करना और ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना शामिल था। फिर स्वामित्व और पेशेवराना संस्कृति स्थापित की गई। कर्मचारियों को यह महसूस कराया गया कि वे केवल नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि संगठन का हिस्सा हैं। पेशेवराना रवैया अपनाने से कंपनी की छवि सुधरी और टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। अंत में कंपनी को उत्पाद और सेवा दोनों क्षेत्रों में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा तय की गई। ये लक्ष्य सबसे बड़ा था, क्योंकि ब्रांड बनना मतलब है ग्राहकों का विश्वास जीतना और बाजार में स्थायी पहचान बनाना। ये पूरी प्रक्रिया कठिन थी। मालिक और कर्मचारी असुविधा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ रही थी और नए तरीकों को अपनाना पड़ रहा था। लेकिन राजीव और जगवंत ने उन्हें ये याद दिलाया कि नथिंग ग्रोज इन कंफर्ट जोन। विकास का मतलब है जोखिम उठाना, कभी कभी किनारे पर जीना और हमेशा आगे बढ़ने का साहस रखना। इस तरह लंबी अवधि के लक्ष्य धीरे धीरे स्वीकार किए गए, और जब मालिक और कर्मचारी ने इन्हें अपनाया तो संगठन ने ठहराव से बाहर निकलकर स्थायी विकास की ओर कदम बढ़ाया। यही वो यात्रा थी जिसने कंपनी को पुनर्जीवन की ओर ले जाने की असली नींव रखी। दोस्तों, अब हम आते हैं समाधान एवं लक्ष्य के अंतिम हिस्से पर, भविष्य की दिशा और पहल। यह वो चरण है जहां संगठन अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पहचानता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जब अल्पकालिक और लंबी अवधि के लक्ष्यों ने मालिक और कर्मचारियों को भरोसा दिलाया, तब भविष्य की दिशा तय करना स्वाभाविक अगला कदम बन गया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी कठोर या स्थायी नहीं था। सब कुछ बदलने योग्य और लचीला था। हर मुद्दे, हर समाधान को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर जांचा गया और फिर अंतिम रूप दिया गया। और फिर भी यह संभावना बनी रही कि कुछ लक्ष्य या मुद्दे सही तरीके से पहचाने न गए हों। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हम बार बार वापस जाकर उनका मूल्यांकन करें और उनकी वैधता जांचें। यही काम राजीव और जगवंत ने पूरे समय किया। उन्होंने दिखाया कि यह प्रक्रिया सीधी रेखा जैसी लिनियर नहीं है, बल्कि इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल है, यानी बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब संगठन भविष्य के लक्ष्य तय करता है, तो अक्सर वे लचीले हो जाते हैं और बदलाव को समायोजित करते हैं।
यही वो बिंदु था जहां राजीव और जगवंत ने दूरी से अवलोकन करना शुरू किया। संगठन को अब हर कदम पर करीबी निगरानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन नियमित ऑडिट और मूल्यांकन जरूरी थे, जो वे करते रहे। इस तरह संगठन को स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही मार्गदर्शन भी बना रहा। इस चरण में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सबसे पहले, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन देने हेतु किसी बिजनेस कोच या एचआर सलाहकार को नियुक्त करने की सलाह दी गई। इससे संगठन की संस्कृति को नई दिशा मिली और कर्मचारियों में पेशेवराना रवैया मजबूत हुआ। दूसरा, उत्पाद की दृश्यता बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में निवेश किया गया। इससे कंपनी की पहुंच बढ़ी और ग्राहकों के बीच ब्रांड की पहचान मजबूत हुई। तीसरा, कर्मचारियों को ग्राहक सहभागिता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया गया। इससे टीम न केवल ग्राहकों से बेहतर जुड़ सकी, बल्कि तकनीकी रूप से भी सक्षम बनी। चौथा, नियमित समीक्षा और खुली संचार प्रणाली के साथ एक प्रतिक्रिया आधारित वातावरण बनाया गया। इससे कर्मचारियों को यह महसूस हुआ कि उनकी राय सुनी जा रही है और संगठन लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहा है। और अंत में, पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारियों और पुनर्विक्रेता नेटवर्क का अन्वेषण किया गया। इससे कंपनी को नए बाजारों तक पहुंचने और अपनी बिक्री बढ़ाने का अवसर मिला। इस तरह भविष्य की दिशा और पहल ने संगठन को एक स्थायी मार्ग दिया। ये कठिन जरूर था, लेकिन जब मालिक और कर्मचारी ने इसे अपनाया, तो कंपनी ने ठहराव से बाहर निकलकर विकास और स्थायित्व की ओर कदम बढ़ाया। राजीव और जगवंत ने यह साबित किया कि भविष्य की दिशा तय करना केवल लक्ष्य लिखने का काम नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत, लचीली और निरंतर बदलती प्रक्रिया है। और यही प्रक्रिया संगठन को पुनर्जीवन की ओर ले जाती है। दोस्तों, आज हमने देखा कि एक छोटी कंपनी किन किन चुनौतियों का सामना करती है। संचालन अक्षमता, संस्कृति और व्यवहार की समस्याएं, नेतृत्व की खामियां और उत्पाद बाजार का असंबंध। राजीव और जगवंत ने इन सबको सरल भाषा में समझाया, अल्पकालिक समाधानों से आत्मविश्वास दिलाया और फिर लंबी अवधि के लक्ष्यों और भविष्य की दिशा तय करवाई। छोटी कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पाती। बड़ी कंपनियां तो बाहरी सलाहकारों की मदद लेती हैं, लेकिन छोटे उद्यम अक्सर इस कदम से बचते हैं। सच्चाई ये है कि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आप दौड़ में बने रहना चाहते हैं, तो सीखना और पेशेवर मदद लेना जरूरी है। राजीव और जगवंत हमेशा ऐसे छोटे संगठनों की मदद के लिए मौजूद हैं। उनका उद्देश्य किसी को दोष देना नहीं, बल्कि संगठन को पुनर्जीवित करना और उसे विकास की ओर ले जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सत्र उपयोगी लगा हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में लिखें। राजीव और जगवंत आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।